नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं राम शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने आरडब्ल्यू परिवार में। तो फटाफट से बताएंगे ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर है या नहीं। गुड मॉर्निंग आर्या। आर्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फटाफट से बताइए ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर है या नहीं। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे सभी बच्चे। पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। फटाफट से जल्दी बताइए, फिर शुरू करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। बिना समय खर्च किए, बिना समय गवाए। दीक्षित कुमार जी गुड मॉर्निंग। आशुपाल गुड मॉर्निंग। रूही गुड मॉर्निंग। लोकेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग। अंशिका जी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। सलोनी गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और जैसा कि हम अपनी परंपरा निभाते हैं हमेशा अपने लेक्चर में, लास्ट जो पढ़ा था हमने उसे ज़रूर हम रिवाइज करते हैं, ज़रूर उसका डिस्कशन करते हैं। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। ठीक है, समय खराब नहीं करेंगे, बातें करते हैं। कल हमने वॉल्यूम की स्ट्रक्चर बनाई थी। वॉल्यूम की संरचना मैंने आपको घर से बना के दी थी और फिर मैंने आपकी स्ट्रक्चर यहाँ पर भी आपको बनवा दी थी। कुछ बच्चों का कन्फ्यूज़न ये है कि भाई यहाँ पर ये डबल बॉन्ड क्यों नहीं है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखो, डबल बॉन्ड लगाने के लिए आप यहाँ पर डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, लेकिन डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने पर अष्टक नियम फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अष्टक नियम फेल हो जाएगा, ऑक्टेट रूल फेल हो जाएगा। ऑक्टेट रूल फेल हो जाएगा ना। इसीलिए हम जब वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं तो डबल बॉन्ड बनाने के बजाय हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जो ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड बनाने के बजाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ज़्यादा स्ट्रक्चर जो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर आप ऐसी स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर अष्टक नियम लागू नहीं हो रहा, अष्टक नियम फेल हो रहा है। ठीक है, आज मैं आपको कुछ और ऐसे कंपाउंड्स बताऊंगा, कुछ और ऐसे यौगिक बताऊंगा जिनमें अष्टक नियम फेल हो रहा है, जिनमें अष्टक नियम फॉलो नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी वो कंपाउंड बन रहे हैं। किसी में 8 से कम रह जा रहे हैं तो भी स्टेबल है वो, और किसी में 8 से ज्यादा हो रहे हैं तो भी स्टेबल है वो। ठीक है, तो ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। तो यहां पर अष्टक नियम लागू नहीं हो रहा, अष्टक नियम फेल हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर उतना ज्यादा अच्छा नहीं, बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन सही स्ट्रक्चर जो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है ये आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें अष्टक नियम पूरी तरह से लागू हो रहा है, जो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमने सहसंयोजी आयनिक और उपसहसंयोजी बंध यौगिकों के गुणों के बारे में बात की। तो ये यौगिक होते क्या हैं? जिनमें सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं वो सहसंयोजी यौगिक हैं, जिनमें आयनिक बंध पाए जाते हैं वो आयनिक यौगिक हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए यहाँ पर। ठीक है, जिनमें उपसहसंयोजी बंध पाए जाते हैं वो उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दी, NH4, NH3BF3, K4FeCN होल 6। ठीक है, फिर मैंने आपके इनके गुणों के बारे में चर्चा की, और गुणों को हमने कंपैरिजन वाइज पढ़ा। कैसे पढ़ा? कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब इनमें अंतर करते हुए गुण भी पढ़ लिए और इनमें अंतर भी हो गए। ये बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी अलग अलग तरीके से गुणों को पढ़ने का या प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने का, कि आप उन्हें कंपैरिजन वाइज पढ़ लीजिए। कंपैरिजन करोगे तो वो गुण याद आसानी से हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ये भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा था ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक में क्या अंतर होता है। तो ध्रुवीय विलायक वो होते हैं जो कि आयन बनाते हैं, जिनमें कि आयन पाए जाते हैं, उन्हें ध्रुवीय विलायक कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि H2O जल कैसा विलायक है, तो ध्रुवीय विलायक, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनता है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनता है, तो ये ध्रुवीय विलायक है। ठीक है, अध्रुवीय विलायक क्या होते हैं? जिनमें आयन नहीं बनते हैं या जिनमें आयन नहीं पाया जाता, उन्हें अध्रुवीय विलायक कह देते हैं। आप क्या कह देते हैं? उन्हें अध्रुवीय विलायक कह देते हैं, जिनमें आयन नहीं पाए जाते। ठीक है, जैसे पायरीन है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, बेंजीन होता है। तो ये अध्रुवीय विलायक होते हैं। क्या होते हैं? अध्रुवीय विलायक होते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछे इन दोनों में अच्छे कौन होते हैं, तो अच्छे ध्रुवीय विलायक होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे होते हैं ध्रुवीय विलायक। ठीक है, क्योंकि इनमें आयनों की सहायता से जो भी हम विलय घोलते हैं वो आसानी से घुल जाता है, तो ये अच्छे विलायक होते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छा विलायक कौन है हमारा? तो सबसे अच्छा विलायक है हमारा जल, हमारा पानी सबसे अच्छा विलायक है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहां तक कि हमारी कल बातें हुई थी। और जब मैं आपको समझा रहा हूं तो आप इतने ज्यादा कमेंट्स मत किया करें, आप लगातार कमेंट्स करते जा रहे हैं। कल की क्लास, कल की क्लास, मुझे जानकारी है, कल की क्लास के बारे में जानकारी मिल गई है, वो मैं आपको ये सब रिवाइज कराने के बाद जरूर आपसे उसके बारे में बात करता। ठीक है, तो पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि यहां तक की बातें अच्छे से समझ में आई थी या नहीं आई थी। उसके बाद फिर मैं आगे आपको कल की क्लास के बारे में जो कुछ भी था उसे डिस्कस करूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से बताइए।
चलिए ठीक है, क्लियर है, धन्यवाद। अब आप कल की क्लास के बारे में सुन लीजिए। कल की क्लास नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी बीच में स्किप हुई थी, छोटी हो गई थी, बीच में कुछ टाइम के लिए वो क्लास बंद हो गई थी, रुक गई थी। देन आफ्टर वो क्लास फिर कंटिन्यू हुई थी। तो कल की क्लास जो थी वो 33 मिनट्स की शायद हुई है ना। कल की क्लास जो है वो 33 मिनट्स की हुई है और उतनी ही है, उतनी ही है वो, ठीक है, उसमें कुछ छूटा नहीं है, उतनी ही है, ठीक है। और कल की क्लास जो है वो अपलोड भी हो गई है, ठीक है। कल की क्लास जो है वो अपलोड भी हो गई है, ठीक है ना। चलो, तो आप कल की क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, जो क्लास में थे मेरी में उन्होंने अच्छे से देखा ही होगा। अपलोड भी हो गई है और आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वहां पर है नहीं, ठीक है। तो ये हमारे ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायकों के बारे में बात खत्म हो गई थी। आज शुरू करते हैं हम अपना आगे लेक्चर। तो सबसे पहले आज मैं बात करना चाहूंगा आपसे, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपसे अष्टक नियम के अपवाद, इसके अष्टक नियम के अपवाद। पहला टॉपिक हमारा आज का अष्टक नियम के अपवाद, अष्टक नियम के अपवाद। अष्टक नियम के अपवाद, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। क्या लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। देखो, अब ऑक्टेट रूल के बारे में अगर हम बात करें तो ऑक्टेट रूल ये कहता था कि किसी भी संरचना में सभी परमाणुओं के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब अगर किसी में 8 से ज्यादा हो या 8 से कम हो तो ये अष्टक नियम का अपवाद है। तो अष्टक नियम के दो अपवाद बनते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन वाले यौगिक और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले यौगिक, ठीक है। तो ये दो अपवाद बनते हैं, मैं दोनों को लिखता हूं। पहले पहला लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक, वाले यौगिक, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक, ठीक है। ऐसे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला एग्जांपल मैंने लिखा यहां पर, वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज BF3। क्या लिखा? BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। क्या लिखा? BF3। अगर मैं BF3 की संरचना बनाऊं आपके लिए तो कैसी बनेगी? आप जानते हैं ये बोरॉन है, इसके तीन तरफ आप फ्लोरीन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? फ्लोरीन लगा दीजिए। बोरॉन के अंतिम कोश में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। फ्लोरीन के अंतिम कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। अब जब यहाँ पर बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पर बॉन्ड बनते हैं तो यहाँ ये सिंगल बॉन्ड के साथ शेयर, ये सिंगल बॉन्ड के साथ शेयर और ये सिंगल बॉन्ड के साथ शेयर, ठीक है। और बोरॉन ने इन तीनों फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो देखो, फ्लोरीन के हो गए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, गिन लेना। फ्लोरीन के हो गए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, 7 खुद के थे, एक शेयरिंग का हो गया, 7 खुद के थे और एक शेयरिंग का हो गया। फ्लोरीन के भी कितने हो गए यहाँ पर? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, 7 शेयरिंग, 7 खुद के और एक शेयरिंग का। इस फ्लोरीन के कितने हो गए? इस फ्लोरीन के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 7 खुद के और एक शेयरिंग का। बोरॉन के कितने हो गए यहाँ पर? अगर आप बोरॉन के गिनोगे तो इस बोरॉन के 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं इस बोरॉन के? 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 3 खुद के और 3 शेयरिंग के, 3 खुद के और 3 शेयरिंग के, ठीक है। 3 खुद के और 3 शेयरिंग के, ये कितने हो गए टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बात समझ में आ गई? 6 इलेक्ट्रॉन पर भी ये स्टेबल है, 6 इलेक्ट्रॉन पर भी ये, 6 इलेक्ट्रॉन पर भी ये स्टेबल है, ये स्थायी है। तो ये क्या हुआ? ये हमारा अष्टक नियम का अपवाद हुआ, पहला बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बताइए फटाफट से ये समझ में आया या नहीं आया? बताइए फटाफट से ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बोरॉन के 6 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
भाई साहब ये ऋषभ राज को ब्लॉक कर दो जरा, ब्लॉक कर दो इसे ऋषभ राज को। 35 कमेंट कर दिए हैं, जबकि मैंने अभी 2 मिनट पहले समझाया आपको कि कल की क्लास 33 मिनट की हुई थी। रीजन क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी इसकी वजह से, ठीक है। वो उतनी हो गई थी, बाकी सारी जितना भी कंटेंट कल पढ़ाया था वो पूरा का पूरा कंटेंट है आपका क्लास में, पूरा का पूरा कंटेंट है आपका। क्लास पे ध्यान नहीं है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट मारे जा रहे हो। बहुत स्पेशल हो गया तुम, हैं? ब्लॉक कर दीजिए परमानेंट, ठीक है। ऐसे बच्चों की जरूरत ही नहीं है क्लास में, जो क्लास पढ़ ही नहीं रहे, ऐसे बच्चे बकवा बर्बाद करने आते हैं क्लास को। नॉनसेंस, ना खुद पढ़ते ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। सेकेंड, क्लास शुरू होते ही क्लास में पूरी जानकारी मैंने दी है। एक तो या तो आप क्लास में लेट आए हो, अभी आपको पता ही नहीं है मैंने क्लास में आके क्या जो है डिस्कशन किया है, और आते ही बस अपना बकना शुरू कर दिया, अपनी फालतू बकवास शुरू कर दिया आपने। एक बात याद रखना, जिसे मैं ब्लॉक करा दूंगा वो ओपन होगा ही नहीं, और बैच और कैंसिल करा दूंगा फिर यहां से। ऐसे नॉनसेंस बच्चों की जरूरत ही नहीं है जिन्हें क्लास में पढ़ना ही नहीं है। चलिए, मैंने कल की पूरी क्लास ऑब्जर्व की है, कल रात को खुद मैंने क्लास को बैठकर देखा है प्रॉपर तरीके से। क्लास ठीक है थोड़ी छोटी हो गई थी क्योंकि बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन पूरा कंसेप्ट है, पूरा कंटेंट है, कहीं कोई चीज छूटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपको इसका देना चाहूं तो एक दूसरा एग्जांपल होता है BeCl2। दूसरा एग्जांपल क्या होता है? BeCl2, ठीक है। अगर BeCl2 की स्ट्रक्चर बनाऊं, BeCl2 की स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बेरिलियम, और इसके पास 2 क्लोरीन, कितने? 2 क्लोरीन, ठीक है। बेरिलियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं बेरिलियम के अंतिम कोश में? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और क्लोरीन के अंतिम कोश में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इसके भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब अगर मैं शेयर करना चाहूं, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये बेरिलियम के साथ 1 की शेयरिंग करेगा, ठीक है। ये वाला क्लोरीन भी बेरिलियम के साथ 1 की शेयरिंग करेगा, ठीक है। अब बेरिलियम ने जब दोनों को 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कराया है, तो बेरिलियम भी तो इनका 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो बेरिलियम इनका 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो अब अगर मैं पूछूं कि किसके कितने इलेक्ट्रॉन बने, यहां पर किसके कितने इलेक्ट्रॉन आए, तो क्लोरीन के तो हो गए 8, ठीक। इस क्लोरीन के भी हो गए 8, ठीक है। गिन के देख सकते हो, 7 क्लोरीन के पास खुद के पास है, 1 इसने शेयरिंग से ले लिया। 7 इस क्लोरीन के पास खुद के पास है, 1 इसने शेयरिंग से ले लिया। तो कुल हो गए इनके 8 8 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के तो हो गए 8। अब बेरिलियम के अगर मैं गिनूं इलेक्ट्रॉन, तो बेरिलियम के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? बेरिलियम के 2 खुद के पास थे और 2 शेयरिंग से मिल गए। तो बेरिलियम को बेचारे को 4 इलेक्ट्रॉन पर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या? केवल 4 इलेक्ट्रॉन पर संतोष करना पड़ेगा। कितने? केवल 4 इलेक्ट्रॉन पर। बात समझ में आई? तो बेरिलियम के सेंट्रल एटम, सॉरी हमारे BeCl2 के सेंट्रल एटम यानी बेरिलियम पर केवल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? केवल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बात समझ में आई? 4 इलेक्ट्रॉन पर भी ये स्टेबल है, 4 इलेक्ट्रॉन पर भी ये स्टेबल है। इन्हीं को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, या आप इन्हें कह सकते हैं वे हमारे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर भी ये स्थायी होते हैं, और ये अपवाद है। क्या है? अपवाद है, ठीक है। अब अगर आप ये कहें कि भाई ये इलेक्ट्रॉन कम होने पर भी स्थायी क्यों है, तो स्थायी है नेचुरली, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम जिस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते उसे लिख देते हैं अपवाद। क्या लिख देते हैं? अपवाद। कि स्थायी नहीं होने चाहिए, ये स्थायी नहीं होने चाहिए, फिर भी ये स्थायी हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अपवाद। स्थायी तो नहीं होने चाहिए, हमारे रूल के मुताबिक, हमारे सिद्धांत के मुताबिक स्थायी तो नहीं होने चाहिए, लेकिन स्थायी हैं, तो हमने क्या कह दिया? ये है अपवाद। क्या है ये? अपवाद, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले यौगिक। दूसरे यौगिक कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले यौगिक, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले यौगिक की
अधिकता वाले यौगिक, वाले यौगिक, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले यौगिक। अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले यौगिक कैसे, जिन पर होने चाहिए तो 8, लेकिन हो जाए 8 से ज्यादा, क्या हो जाए 8 से ज्यादा, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले यौगिक। देखो अ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं कुछ बच्चों का नाम ले रहा हूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई प्लीज़ तुम तैयारी छोड़ दो, तुम तैयारी छोड़ दो। पहला तो कोई मुदित है, तैयारी छोड़ दे भाई, जरूरत ही नहीं तैयारी करने की, रहने दे, जरूरत नहीं तैयारी करने की, ठीक है। अपवाद की हिंदी पूछ रहा है अगला भाई, भाई नीट की तैयारी कैसे करेगा ये बता, है। अपवाद की भी हिंदी पूछ रहा है, और कोई कह रहा है कि बेरिलियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दो कैसे है। बेरिलियम में 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं जरा बताओगे, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं बेरिलियम में। तुम पढ़ क्यों रहे हो, मुझे तो कई बार ये समझ नहीं आता है। ऐसे बच्चे अपने तो खुद के गिरेबान में झांकेंगे नहीं कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता है, ठीक है। जो सामने वाला टीचर हमें समझा रहा है, उसे समझने के लिए जो हमारी बेसिक नॉलेज है, जो उसने पहले बता दिया था, वो हमें कितना क्लियर है या नहीं है, ठीक है। और फिर टीचर के ऊपर उंगली उठा देते कि सर आपने समझाया नहीं अच्छे से, सर आपने समझाया नहीं अच्छे से, ठीक है। जब तुम खुद नहीं पढ़ के आओगे, जब तुम्हारे खुद के ही कंसेप्ट पिछले वाले क्लियर नहीं होंगे, तो सामने वाला टीचर कोई भगवान तो है नहीं, है ना। पता नहीं कौन बेवकूफ है, ये कह रहा है कि बेरिलियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम में 3 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। कितना होता है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक, 4 होता है, ठीक है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 और 2 लिखोगे, तो इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने लिखे हैं मैंने, 2 लिखे, कितने लिखे हैं मैंने। हुँ? ऐसे ही बच्चों के अगर कमेंट्स ना उनके जो है क्लियर करो, तो वो लगातार कमेंट पे कमेंट करते जाएंगे, फिर बाद में कहेंगे कि टीचर खराब है, टीचर के ऊपर उंगली उठा के चले जाएंगे। रिक्वेस्ट है ऐसे बच्चों से, अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो तैयारी छोड़ दो, जरूरत नहीं है तैयारी करने की, तुम नीट क्लियर कर ही नहीं पाओगे। नीट की तैयारी कर रहे हो तुम, मजाक नहीं है, खेल नहीं है, कि तुम्हें खुद का कुछ पता नहीं है, एबीसीडी आती नहीं है और चले सेंटेंस बनाने और पैराग्राफ लिखने। ऐसा क्यों होता है, उसमें तो इतना होता है, उसमें तो उतना होता है। अरे भाई पहले कंसेप्ट तो क्लियर करो अपने। मैं नहीं ध्यान देना चाहता हूं कमेंट्स पे, कमेंट्स पे ध्यान दूं तुम्हारे पे, लेकिन जो बकवास बच्चे होते हैं उनके कमेंट्स देखकर गुस्सा आती है, क्योंकि बाद में वो हमारे ऊपर उंगली उठा के चले जाते हैं फिर, अलग अलग जगह पे, अलग अलग जो है बातों में। मैं इतने अच्छे से आपको हर चीज समझा रहा हूं, एक एक चीज मैंने बेसिक से क्लियर कराई है, चाहे समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन क्लियर कराते जा रहा हूं। फिर भी पता नहीं, तुमने अगर कोर्स खरीदा है, तुम समय लेकर यहां पढ़ने बैठे हो, तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हें सिलेक्शन मिलना चाहिए, तो पहले अपने बेसिक्स तो क्लियर कर लो। और बेसिक्स मत क्लियर करो, जो मैंने क्लासेस शुरू से पढ़े उन क्लासेस को तो पूरी पढ़ लो, उन्हें तो पूरा तैयार कर लो। मैंने सब कराया है पीछे वाले चैप्टर्स में, हर चीज लेकर चलाऊं कि आगे तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, ये तैयार कर लो, ये याद कर लो। मैं सिंगल वर्ड बोल रहा हूं, अगर किसी का इस तरह का कमेंट आया कि ये ऐसा क्यों हुआ, और वो चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूं, मैं परमानेंट ब्लॉक करवा दूंगा, मैं परमानेंट ब्लॉक करवा दूंगा, जरूरत नहीं है मुझे ऐसे बच्चों की क्लास में बिल्कुल भी।
तुम्हारा जहां से मन करे वहां से पढ़ना, जैसे मन करे वैसे पढ़ना। जो चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूं, क्लियर करा चुका हूं, खूब गुस्सा सॉरी खूब उसके ऊपर जो है गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चुका हूं, ये ऐसे होता है बेटा, ये ऐसे होता है, इसे ऐसे याद रखना है, इसे ऐसे याद करना है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले यौगिक के बारे में बात करें तो पहला एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि PCl5 बनता है नेचर में, क्या बनता है? PCl5 होता है, और तुमने पढ़ा होगा PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, खूब अच्छे से पढ़ा होगा आपने PCl5। नेचुरली PCl5 होता है, नेचुरली PCl5 होता है। अब PCl5 की अगर तुम संरचना बनाओगे, PCl5 की अगर तुम संरचना बनाओगे तो क्या संरचना बनेगी? देखो, फास्फोरस 5 क्लोरीन है तुम्हारे पास, कितनी है? 5 क्लोरीन है, ये फास्फोरस 5 क्लोरीन, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 क्लोरीन है। सबके इलेक्ट्रॉन्स लिख दो। फास्फोरस के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं फास्फोरस के? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं फास्फोरस के अंतिम कोश में, 5 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं फास्फोरस के, 1 2 3 4 5, ठीक है, फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब अगर बॉन्डिंग के बारे में बात करूं तो फास्फोरस को 3 बॉन्ड बनाने हैं, फास्फोरस को 3 बॉन्ड की जरूरत है, 3 की शेयरिंग की जरूरत है, क्योंकि 5 इसके पास हैं और 3 की शेयरिंग हो जाएगी तो हो जाएंगे 8। तो फास्फोरस ने क्या कहा क्लोरीन से कि भाई एक शेयर कर लो मेरे साथ। क्लोरीन ने कहा ठीक है, मुझे भी एक की जरूरत है, तो एक किसके साथ शेयर हुआ? एक इसके साथ शेयर हुआ, एक इसके साथ शेयर हुआ, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय पर फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो फास्फोरस के 3 क्लोरीन के साथ शेयर करने में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 8, मतलब फास्फोरस के पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस को अब किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेचुरली हमने ये देखा है कि PCl5 बनता है। इसका मतलब कि फास्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ भी शेयर कर लिया, क्या कर लिया? एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ भी शेयर कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ भी शेयर कर लिया, यानी बात समझ में आ रही है? तो अब अगर मैं फास्फोरस के लिए आपसे पूछूं कि फास्फोरस के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो फास्फोरस के पास पहले से 5 इलेक्ट्रॉन थे, पहले से 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 की ही इसने शेयरिंग कर ली, 5 की ही साझेदारी कर ली, ठीक है, 1 2 3 4 5, पांचों क्लोरीन के साथ एक एक की साझेदारी कर ली, ने 5 की साझेदारी कर ली। तो अब फास्फोरस के पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? अब फास्फोरस के पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? अब हो गए फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। क्लोरीन के पास तो सबके पास 8 ही है, क्लोरीन में तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि इस क्लोरीन के पास 7 थे, एक शेयर हुआ, 7 थे 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 एक शेयर हुआ। तो क्लोरीन जितनी भी है इन सभी क्लोरीन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बात समझ में आ गई? तो ये कंसेप्ट तो हमारा यहां पर फॉलो हो रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे, होने भी चाहिए, लेकिन फास्फोरस में 10 हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा अपवाद है। क्या है? अपवाद है कि होने चाहिए 8 लेकिन हो रहे हैं 10। बात समझ में आ गई? जब ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, हम अष्टक नियम का पालन करते रहें। इस अष्टक नियम के पालन को करते रहने के लिए हमने एक तरीका निकाला था, उपसहसंयोजी बंध। याद है आपको? उपसहसंयोजी बंध में क्या होता था कि जब सेंट्रल एटम, जब केंद्रीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो जाते हैं तो अब वो किसी से शेयरिंग नहीं करता है, किसी से शेयरिंग नहीं करता है, जो उसके पास आता है उसे दान कर देता है। क्या कर देता है? उसे दान कर देता है, ठीक है। तो दान का मतलब, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर कोई और हमारा तरीका है क्या, तो तरीका क्या है कि फास्फोरस 1 2 3, 3 के साथ तो कर ले शेयर, 3 के साथ तो कर ले साझेदारी। अब 3 के साथ साझेदारी होगी तो इसके पास 2 पड़े रह गए, इन 2 को ये अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, किससे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इन्हें
दान कर दे। क्या कर दे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इन्हें दान कर दे, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दे एक क्लोरीन को। बात समझ में आई? यानी दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दान कर दे। तो हम अपने अष्टक नियम को इसमें लागू करवाने के लिए किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। कहानी समझ में आ गई? अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर लगाओगे तो अष्टक नियम लागू होगा, अष्टक नियम लागू हो जाएगा। और अगर आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लगाया, सिंगल सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लगा दिया आपने, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करा दिए, तो यहां पर अष्टक नियम फेल हो जाएगा। ये अपवाद की श्रेणी में गिना जाएगा, ये अपवाद की श्रेणी में गिना जाएगा। बात समझ में आ गई? तो मुदित भाई साहब तुम एक बात बताओ, तुम अगर अभी 10वीं क्लास में हो तो काय को नीट की क्लास में आ गए हो? 10वीं की क्लास में और नीट की ड्रॉपर क्लास में, जिस क्लास में आप बैठे हो नीट की ड्रॉपर क्लास है, 10वीं और नीट की ड्रॉपर क्लास में जमीन आसमान का अंतर है। तुम जानते हो नीट की ड्रॉपर क्लास पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए? गलत कर रहे हो, ठीक है। और पढ़ रहे हो 10वीं क्लास में तो जितना समझ में आ रहा है उतना पढ़ते जाओ। फिर उसमें इफ बट नो इफ और बट मत करो कि ये कैसे और वो कैसे, वो तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। जितना बोला जाए उतना सुनते जाओ बस, ठीक है। चलो, ये हो गया PCl5 की स्ट्रक्चर। एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं स्ट्रक्चर, SF6। क्या बना लेते हैं? SF6 की संरचना, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, क्या नाम है इसका? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड क्या है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6। अगर SF6 की स्ट्रक्चर में बनाना चाहूं तो बहुत ध्यान से सुनना, क्लास रुक रही है, ठीक है। मैंने बोल दिया है सर से, वो देख रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं कहां दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो सल्फर सल्फर 6 फ्लोराइड आपको, फ्लोरीन आपको लगाने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सल्फर के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। कितने? 6। 1 2 3 4 5 6। और फ्लोरीन के अंतिम कोश में 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ में आ गई? चलो, अब अगर मैं शेयरिंग कराऊं तो ये फ्लोरीन जितनी भी है यहां पर, अच्छा एक रह गई है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जितनी भी फ्लोरीन है यहां पर, इन सब को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्या? एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो सब क्या कहेंगे? सब क्या कहेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो फ्लोरीन ने सल्फर के साथ एक इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन। अब जरा मुझे एक बात बताओ, 2 फ्लोरीन सल्फर के साथ शेयर करेंगी तो 2 फ्लोरीन के शेयर करते ही सल्फर के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पूरे। हो गए या नहीं? कितने? 6 तो खुद के पास और 2 आ गए शेयरिंग से, तो टोटल हो गए 8। कितने हो गए? 8। लेकिन अब ये जो बाकी 4 फ्लोरीन जुड़े हुए, इनका क्या हो? इनका क्या हो? तो इनको अगर आप शेयर कराओगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करा दिया, एक इसको शेयर, एक इसको शेयर और एक इसको शेयर, तो जितने भी फ्लोरीन है यहां पर, जितनी भी फ्लोरीन है, इन सभी के हो जाएंगे 8-8 इलेक्ट्रॉन। सभी फ्लोरीन के 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ऑल द फ्लोरीन कंसिस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द फ्लोरीन, ठीक। ये सभी के हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, फ्लोरीन के 8 हो रहे हैं सबके, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इस हिसाब से सल्फर के कितने हो गए? तो सल्फर के पास 6 तो खुद के थे और 6 आ गए इसकी शेयरिंग में। 6 तो खुद के थे और 6 आ गए इसकी शेयरिंग में। तो सल्फर के टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 12। कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन? 12 हो गए। जबकि हम क्या कहते हैं कि 8 होने चाहिए, 12 नहीं होने चाहिए। तो दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज, यानी ये वो यौगिक हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जिनका अष्टक एक्सटेंड कर रहा है, जिनके अष्टक का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? अष्टक का विस्तार हो रहा है, कि होने तो चाहिए थे 8 लेकिन पहुंच गए 12।
बात समझ में आ गई। अब अगर इस चीज से बचने की कोशिश की जाए कि ऐसा ना हो, हम अष्टक का विस्तार क्यों करें, तो फिर हमारे पास तरीका होता है कि इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद बचे हुए आवश्यक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लगा दें कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या लगा दें? हम लगा दें कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाते हो, एक एक इलेक्ट्रॉन का दान करा देते हो, एक एक इलेक्ट्रॉन का दान करा देते हो, तो यहां पर अष्टक नियम का अपवाद या अष्टक नियम की वॉयलेट या अष्टक नियम को गलत नहीं कर सकते, करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लास बहुत ज़्यादा रुक रही है। ठीक है भाई साहब, मैं एक बार खुद चेक करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चलिए सभी बच्चे एक बार फटाफट से बताओ, सभी, ऑल ऑफ यू, क्लास सही चल रही है क्या? सभी बताओ, क्लास सही चल रही है? क्लियर है? सही चल रही है, क्लियर है, सही चल रही है। कोई कह रहा है नो, और बहुत बड़ा सा नो कह रहा है। क्लास सही चल रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया चल रही है। चलो, तो क्लास मैक्सिमम बच्चों का आंसर है कि बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी की क्लास प्रॉब्लम कर रही है, तो जहां आप क्लास प्ले करते हैं, जहां आप क्लास प्ले करते हैं, यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिल रहे होंगे। यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिल रहे होंगे, क्वालिटी के, हाई, मीडियम और लो। ये तीन ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे। आप इसमें से मीडियम पे चला लीजिए क्लास, तो क्लास बढ़िया चलेगी। ठीक है, तो जिन बच्चों की क्लास सही चल रही है वो मीडियम पर ही चल रही होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मीडियम पर चलाइए। मैं समझ सकता हूँ अगर किसी ने लो पर या हाई पर चला रखी होगी तो वो नहीं चल रही होगी। आप मीडियम पर चलाइए। क्या चल, मीडियम पर चलाइए, क्लास बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कंसेप्ट के साथ में, अपने के साथ में। तीसरा एग्जाम्पल, ClF3, ClF3, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। क्या नाम है इसका जी? क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, इसकी संरचना बनानी है हमें, किसकी? क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड की संरचना बनानी है। ठीक है, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड की संरचना बनानी है। अब क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड की संरचना बना लो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपके पास एक क्लोरीन है जो सेंट्रल एटम है, आपके पास एक क्लोरीन है जो सेंट्रल एटम है, और फ्लोरीन कितने हैं? एक, दो और तीन, तीन फ्लोरीन है। क्लोरीन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सात। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। और फ्लोरीन के अंतिम कोश में इसके पास भी सात है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ठीक है जी, चलो। अब अगर यहां पर शेयरिंग की जाए, तो फ्लोरीन सबसे कहेगा कि, सॉरी, फ्लोरीन क्लोरीन से कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो इस फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इस फ्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो इन फ्लोरीन्स के हो गए सबके 8-8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए सभी फ्लोरीन के? सभी फ्लोरीन के हो गए 8-8 इलेक्ट्रॉन। ऑल द फ्लोरीन कंसिस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? सभी फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्लोरीन के कितने हो गए? क्लोरीन को इन तीनों के साथ अगर शेयर करना पड़ा, तो 7 तो खुद के पास थे और 3 शेयरिंग से मिल गए। 7 तो खुद के पास थे और
3 शेयरिंग से मिल गए, टोटल हो गए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? इस क्लोरीन के पास हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए टोटल? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गए? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए किसके पास? क्लोरीन के पास। बात समझ में आई? चलिए, तो ये अष्टक नियम के अपवाद थे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अष्टक नियम के अपवाद में आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। तो अब जहां भी आपके किसी सेंट्रल एटम पर 8 से ज्यादा या 8 से कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वो अष्टक नियम के अपवाद में गिना जाएगा। वो अष्टक नियम के अपवाद में गिना जाएगा। जैसे अभी अभी आते ही मैंने आपको H2S2O7 सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल, या आप जिसे कहते हैं ओलियम की स्ट्रक्चर जब मैंने आपको दिखाई, आपने कहा डबल बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने चाहिए। हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड बनते हुए दिखाए जा सकते हैं, लेकिन आप फिर उसे अष्टक नियम के अपवाद में गिनेंगे। किस में बनेंगे? अष्टक नियम के अपवाद में गिनेंगे। और अगर उस नियम को खत्म कर सॉरी उस अपवाद को खत्म करना चाहें, अगर आप उस अष्टक नियम के अपवाद को खत्म करना चाहें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाना पड़ेगा। आपको वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब मेरा क्वेश्चन है आपसे सभी लोगों से, बताओ फटाफट, ये PCl3 अपवाद है या नहीं है? PCl3 PCl3 ये अपवाद है या नहीं है? बताइए। PCl3 अपवाद होगा या नहीं होगा? ठीक है, PCl3 अपवाद होगा या नहीं होगा? ठीक है, बताइए, PCl3 अपवाद होगा या नहीं होगा? किसी का कमेंट ही देखा था मैंने अभी यहाँ पे, PCl3 अपवाद होगा या नहीं होगा? देख लो भाई साहब, जिस किसी ने अभी ये कमेंट में लिखा था, मोर देन 99% बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं नहीं। इसका मतलब आप बहुत पीछे हैं। सबके आंसर आ रहे हैं नहीं। सबके आंसर तुरंत आगे, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। आप पूछ रहे हैं और उन्हें पता है PCl3 अपवाद नहीं होगा। PCl3 अपवाद नहीं होगा। PCl3 अपवाद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? PCl3 की संरचना बना लो। PCl3 की संरचना बना लो। कहाँ दिक्कत आ रही है PCl3 की संरचना बनाने में? PCl3 फॉस्फोरस सेंट्रल पर, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। फॉस्फोरस के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। कितने? 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, शेयरिंग करा दो। क्लोरीन को 1 की जरूरत है, शेयर करा दे। इस क्लोरीन को 1 की जरूरत है, शेयर करा दे। इस क्लोरीन को 1 की जरूरत है, शेयर करा दिया। ठीक है, जब फॉस्फोरस ने तीनों को 1 1 शेयर कराया, तो फॉस्फोरस भी तीनों का 1 1 शेयर कर लेगा। गिन लो किस किस के कितने हो रहे हैं। इस क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है जी, इस क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इस क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और इस क्लोरीन के भी 8 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। फास्फोरस के कितने हो रहे हैं भाई? फास्फोरस के 5 खुद के पास थे। फास्फोरस के खुद के पास कितने थे? 5 खुद के पास थे, और 3 इसने शेयर किए हैं। तो 5 और 3 होते हैं 8। कितने होते हैं? 5 और 3 8 होते हैं। तो फास्फोरस के पास हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ, क्या इसमें अष्टक नियम से कम हो रहे हैं? नहीं। क्या अष्टक नियम से ज्यादा हो रहे हैं? नहीं। अरे हाँ या ना? मतलब ये अष्टक नियम का अपवाद नहीं है। ये अष्टक नियम का अपवाद नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए बताइए फटाफट से, अब समझ में आ गया आप लोगों को सभी को, ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलो ये अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे अपने पे। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है जालक ऊर्जा।
इंग्लिश में आप इसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो जालक ऊर्जा पढ़ने से पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जालक क्या होता है। जानना चाहेंगे ये जालक क्या होता है। ये जालक क्या होता है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं लैटिस। क्या कहते हैं इंग्लिश में? लैटिस कहते हैं। तो ये जो जालक शब्द है, इस जालक शब्द का अर्थ है जाल। इस जालक शब्द का अर्थ क्या है? जाल। ये जाल से आया है। अब जाल कैसे, तो बहुत ध्यान से सुनना। हमारे जो आयनिक यौगिक होते हैं, क्या होते हैं? जो आयनिक यौगिक होते हैं, हमारे जो आयनिक यौगिक होते हैं, अगर इन आयनिक यौगिकों के बारे में बात करूं तो जैसे मेरे पास है सोडियम प्लस और, चलिए सोडियम प्लस छोड़िए, सोडियम से ले लीजिए ना, सोडियम प्लस और क्लोराइड नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में आकर्षण बल से बंध जाते हैं और NaCl बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? NaCl बना लेते हैं। क्या बना लिया इन्होंने? NaCl बना लिया। अब ये जो NaCl बनता है, अगर मैं इसका क्रिस्टल, अगर मैं इसका क्रिस्टल बनाना चाहूं तो क्रिस्टल कैसा बनेगा? इसका क्रिस्टल बनेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव या Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव या Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बात समझ में? तो ये आपको यहां पर मिल जाएंगे आयंस, मिल जाएंगे यानी, ध्यान से देखते जाना, ये मिल जाएंगे यहां पर जो आयनिक यौगिक हैं। ठीक, आयनिक यौगिक के ये आयन है। क्या है ये? आयन है। अब अगर इसमें बात करूं बल के बारे में, तो बहुत ध्यान से देखना। इस सोडियम का इससे आकर्षण बल होगा। क्या इस सोडियम का इस क्लोरीन से आकर्षण नहीं होगा? या इस क्लोरीन का इस सोडियम से नहीं होगा? इसका इस सोडियम से होगा, इस सोडियम का इस क्लोरीन से, इसका इस क्लोरीन से, इसका इस सोडियम से। इन क्लोरीन सोडियम का आपस में, इन सोडियम क्लोरीन का आपस में, इन क्लोरीन सोडियम का आपस में, इन सोडियम क्लोरीन का आपस में। बात समझ में आई? यानी इन सभी का एक दूसरे से आपस में आकर्षण बल होगा। और यहां पर ये जो आकर्षण बल होगा, ये आकर्षण बल कुछ जाल जैसी संरचना बना देगा। कैसी बना देगा? कुछ जाल जैसी संरचना बना देगा। कैसी बना दी? कुछ जाल जैसी संरचना बना दी इस आकर्षण बल ने। मतलब हमारे जो आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, जो ये धनावेशित और ऋणावेशित कण है, ये धनावेश और ऋणावेश है, इनके मध्य में जो आकर्षण बल लग रहा होगा, वो आकर्षण बल कुछ जाल जैसी संरचना बना देगा। और इसी को संरचना को हम कह देते हैं जालक। क्या कह देते हैं? इसी संरचना को हम कह देते हैं जालक। क्या कह देते हैं हम इसी संरचना को? इसी संरचना को कह दिया जाता है जालक। बात समझ में आई? तो ये तो पहली बात हुई आपके लिए जालक की। क्लियर? बताइए फटाफट से कमेंट्स में, क्या जालक जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आया है या नहीं आया है? बताइए फटाफट से। जालक जो मैंने अभी आपको बोला, ये समझ में आया है आपको अच्छे से? ये जालक बन गया। जालक केवल और केवल आयनिक यौगिकों में कहा जाता है, ये भी याद रखना। जालक किसमें कहा जाता है? आयनिक यौगिकों में कहा जाता है। आप कहें सहसंयोजी यौगिक, नहीं, सहसंयोजी में जालक नहीं कहा जाता। आप कहें उपसहसंयोजी, नहीं, उपसहसंयोजी में भी जालक नहीं कहा जाता। जालक केवल आयनिक यौगिकों में कहा जाता है। ठीक है, चलो अब क्या हो गया? ये जालक तो बन गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं जालक ऊर्जा की। किसकी बात कर रहे हैं? जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी। तो अब ये जालक ऊर्जा क्या है, इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैं थ्योरी लिखाऊंगा अभी, पहले कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, हुआ क्या कि जब सोडियम प्लस और क्लोराइड नेगेटिव आमने सामने आए और इन्होंने बनाया NaCl। क्या बनाया? इन्होंने बनाया NaCl। तो जब ये NaCl बनाते हैं तो इस NaCl को बनाने के लिए यहां पर ऊर्जा निकलती है। क्या हो जाता है?
यहां पर ऊर्जा निकलती है। क्या होता है? यहां पर ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा का निष्कासन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित होती है। क्या होती है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और ऊर्जा के जो ये उत्सर्जन हो रहा है, इसी ऊर्जा को कहा जाता है जालक ऊर्जा। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा जालक बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। किसके लिए? जालक बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। बात समझ में आई? चलिए अब मैं लिखता हूं जालक ऊर्जा की परिभाषा। जालक ऊर्जा की परिभाषा आपसे पूछा जाएगा तो जालक ऊर्जा की ही परिभाषा पूछी जा सकती है, आपसे जालक की परिभाषा नहीं पूछी जा सकती। है जी? आपसे जालक की परिभाषा नहीं पूछी जा सकती, जालक ऊर्जा की परिभाषा पूछी जा सकती। तो मैं जालक ऊर्जा के बारे में लिखने जा रहा हूं। एक मोल, कितना? एक मोल आयनिक, एक मोल आयनिक यौगिक, एक मोल आयनिक यौगिक के जालक के निर्माण में, जालक के निर्माण में उत्सर्जित होने वाली, उत्सर्जित होने वाली, होने वाली ऊर्जा की मात्रा, मात्रा जालक ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? जालक ऊर्जा कहलाती है। जालक ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा की मात्रा जालक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है? बात समझ में आ गई? फटाफट से बताइए, क्या जालक ऊर्जा के बारे में आपके बात कंसेप्ट समझ में आया? ये याद रखना है कि एक मोल आयनिक पदार्थ होना चाहिए, एक मोल आयनिक यौगिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक मोल। कितना? केवल एक मोल आयनिक यौगिक बनाने में जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, क्या हो रही है? जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, इसी ऊर्जा को आप कह रहे हैं चालक ऊर्जा। क्या कह रहे हैं आप? इसी ऊर्जा को आप कह रहे हैं चालक ऊर्जा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मोल आयनिक यौगिक, क्या? एक मोल आयनिक यौगिक। ठीक है? एक मोल मात्रा तो आप समझते हैं। ठीक है? तो एक मोल आयनिक यौगिक के निर्माण में जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, ये बात भी याद रखना है कि ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। आपसे पूछा जाए कि जो जालक ऊर्जा है वो आप देते हैं या उत्सर्जित होती है, तो जालक ऊर्जा हमेशा उत्सर्जित होती है। क्या होती है? जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा हमेशा उत्सर्जित होती है। ठीक है जी? चलो यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक समझ में आ गया है आपको कंसेप्ट अच्छे से, तो आप फटाफट से मुझे हम इंप्रेशन दे सकते हैं, आप मुझे थम्स अप कर सकते हैं। केमिस्ट्री एनसीईआरटी आप जहां आपको ठीक लगे वहां आप रीड करते जाइए, बाकी तो मैं पूरा करा ही रहा हूं, आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं। राइटिंग अच्छी है, धन्यवाद। अभी कोई बच्चा पूछ रहा था, काफ़ी देर से उसने कमेंट किया था कि टाइम मिले तो बता देना। डीएमएलटी मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में, आपको अटेम्प्ट करना नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप अभी नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आप पहले नीट पे फोकस करो। डीएमएलटी कभी भी मिल जाएगा, डीएमएलटी कभी भी मिल जाएगा। डीएमएलटी कोई बहुत बड़ा जो है कोर्स नहीं है या बहुत बड़ी डिग्री नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़े कि नहीं साहब डीएमएलटी नहीं मिला तो क्या होगा वगैरह वगैरह। नहीं, आप अभी नीट पर फोकस कीजिए, आप अभी नीट पर फोकस कीजिए। ठीक है? डीएमएलटी अभी मत कीजिए। ठीक है जी? चलो, हाँ अगर ऐसा है कि आप डीएमएलटी करने के साथ साथ नीट की तैयारी करते रहना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि डीएमएलटी मतलब नीट की तैयारी को छोड़ के बिल्कुल डीएमएलटी की तरफ चले जाओ।
DMLT में एडमिशन ले लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी नॉलेज थोड़ी कम है या अनफॉर्चुनेटली आगे कभी सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, फैमिली की कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक तैयारी कर सकें, ठीक है, जल्दी सपोर्ट करना पड़े, बहुत सारी कंडीशंस होती है मिडिल क्लास फैमिली में और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में। तो आप DMLT में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, और नीट की तैयारी करते रहिए, कैरी करते रहिए नीट की तैयारी, छोड़ना मत अगर आपने नीट की तैयारी शुरू की है तो, ठीक है। चलो, अब आती है जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। मैं हेडिंग लिखता हूं फटाफट से। जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक। जालक ऊर्जा किस किस से प्रभावित होती है? जालक ऊर्जा किस किस से प्रभावित होती है? कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो जालक ऊर्जा को, जो लैटिस एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये आपको मुझे लिख कर बताना है होमवर्क में। किस में बताना है भाई साहब? ये आपको, ये आपका है होमवर्क आज का। समझाऊंगा मैं कल अच्छे से आपको इसे, लेकिन आपको होमवर्क में ये मुझे करके बताना है, ठीक है। DMLT होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जो हमारे पैथोलॉजी लैब वाले होते हैं ना, पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, वो DMLT होते हैं। DMLT या BMLT? DMLT इज डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन एंड BMLT इज बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। तो जो लैब होते हैं, पैथोलॉजी लैब होते हैं, वहाँ पर DMLT और BMLT बच्चे काम करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। क्लास आपको समझ में आ गई तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आपको जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क आपको कंप्लीट करके मुझे दिखाना है। थैंक यू वेरी मच, और अच्छे से पढ़ाई करो, फालतू की बातों में ध्यान मत लगाओ। धन्यवाद, जय हिंद।